बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। जन स्वराज अभियान के संयोजक प्रशांत किशोर आज बांका पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की मौजूदा नीतियों पर जोरदार हमला बोला। सबसे बड़ा बयान शराबबंदी को लेकर आया। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो सिर्फ 1 घंटे में शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है, असल में शराब की होम डिलीवरी तक हो रही है। दुकानें बंद है लेकिन शराब बिकना बंद नहीं हुआ। यह कानून दिखावा है, इसे हम सत्ता में आने के 1 घंटे के भीतर कूड़ेदान में फेंक देंगे। प्रशांत किशोर इसके साथ ही उन्होंने बिहार से मजदूरों के पलायन को राज्य की सबसे बड़ी चुनौती बताई। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें सरकार बनाने का मौका मिला तो सबसे पहले स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे ताकि लोगों को बाहर न जाना पड़े। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी प्रशांत किशोर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हम हमले की घोर निंदा करते हैं। आतंक के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल चुनावी प्रचार में किया जा रहा है, जबकि जनता की मूलभूत समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई है। जो ये कहे कि हमारी सरकार बनेगी और कल भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हम इस तरह की बात नहीं करते। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जन स्वराज ने 4 स्टेप प्रोसेस बताया है। आपने देखा इस देश में एक आंदोलन अन्ना का शुरू हुआ जिसमें बताया गया कि जन लोकपाल करके कानून बन जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जिन लोगों ने आंदोलन किया वही भ्रष्टाचार के मामले में जेल में गए। तो मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि कोई एक व्यक्ति या कोई कानून, कोई अधिकारी भ्रष्टाचार को रोक पाएगा। दुनिया भर में जिन देशों ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है उनसे अगर आप सीखें तो बिहार के लिए जन स्वराज ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए 4 बातें बताई हैं। पहला, सही और ईमानदार, जहां तक हो सके सही और ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव। अगर आप बालू माफिया, शराब माफिया, ठेकेदारों को, बदमाशों को, लुटेरों को, गुंडों को चुनकर सरकार में बैठाएंगे तो उससे आप ईमानदारी की अपेक्षा नहीं कर सकते। दूसरी बात कही गई, सत्ता और संसाधन का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण। आज पूरी जो व्यवस्था है वो मुख्यमंत्री और उनके इर्द गिर्द के 4-5 अफसर चला रहे हैं। उन्हीं के हाथ में 3 लाख करोड़ का बजट है, उन्हीं के हाथ में योजनाएं हैं। उनकी मर्जी होगी तो पैसा जारी होगा, उनकी मर्जी नहीं होगी तो पैसा जारी नहीं होगा। जब पंचायती राज का कानून बनाया गया 1990 के दशक में, तो उसके प्रपत्र में ये लिखा गया है कि सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और करीब 1/3 विकास की राशि पंचायती राज की संस्थाओं के माध्यम से खर्च होना चाहिए। बिहार में पिछले 20 वर्ष में 3% से कम राशि ही पंचायती राज्यों के माध्यम से खर्च हो रहा है। सारा पैसा अफसरशाही और अफसरों के माध्यम से खर्च हो रहा है। तो जन स्वराज की दूसरी सोच है कि ईमानदार राजनीतिक नेतृत्व के चुनाव के साथ साथ बड़े पैमाने पर सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सब कुछ चीफ मिनिस्टर के ऑफिस और उसके 4 अधिकारियों के द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिए। तीसरा स्टेप ये है, बड़े पैमाने पर जन भागीदारी। जो भी योजना चल रही है लोगों को ये पता तो चलना चाहिए कि योजना क्या है, उनका उनमें अधिकार क्या है। लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हमको आवास के लिए कितना पैसा मिलना चाहिए। उनको ये पता ही नहीं है कि 3 डिसमिल जमीन उनको मिलना चाहिए। भूमिहीनों को ये पता ही नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है कि हमको आगो के काम कहाँ से मिलेगा या किसानों की स्वनिधि का पैसा कब मिलेगा। तो जन भागीदारी न होना भी बड़ी परेशानी है। और चौथा और अंतिम बात, बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जैसे आप देख रहे हैं, पहले बिजली का बिल का बहुत चोरी होता था। जब से स्मार्ट मीटर आ गया, प्रीपेड आने से लोगों को दिक्कत है, लेकिन स्मार्ट मीटर आने के बाद से बिजली चोरी में कमी आई है। अब आप देख लीजिए, यहाँ नल जल योजना की बात होती है। नल जल योजना में आज तक 25,000 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ योजना बनी, कहाँ चालू है, कहाँ बंद है। अगर 25,000 करोड़ रुपया में से कुछ पैसा लगाकर स्मार्ट मीटर इन सारी योजनाओं में लगाया गया होता तो पटना में बैठे बैठे आपको पता चलता कि कब मोटर ऑन हुआ, कितना पानी निकला, पानी कहाँ तक पहुँचा। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस है बिहार में भ्रष्टाचार रोकने का। ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव, दूसरा सत्ता और संसाधन का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण, तीसरा सरकारी योजनाओं में जन भागीदारी और चौथा बड़े पैमाने
जाने पर टेक्नोलॉजी का, तकनीक का उपयोग, इन चारों चीजों के समायोजन से भ्रष्टाचार पर बड़े स्तर पर अंकुश लगाया जा सकता है। आपने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है और सभी पार्टियों में लगभग जातिगत समीकरण साथ है, आपका क्या रहेगा? आपका उम्मीदवार चुनने में आपकी क्या ये रहेगी? देखिए, ऐसा है, अगर आपका जन्म हुआ है तो आप किसी न किसी जाति के हैं, और समाज में अगर जाति एक मुद्दा है तो राजनीति में भी जाति होगी ही होगी। जन सुराज की सोच ये है कि टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टी में पदों का डिस्ट्रीब्यूशन जाति के आधार पर न होकर क्षमता के आधार पर होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि बिहार में 243 लोगों को जन सुराज से टिकट मिलना है और 1000 से ज्यादा लोग काबिल है या उस पद के लिए, उस मनोनयन के लिए इच्छुक है, तो उन 1000 काबिल सही लोगों में से बंटवारा कैसे किया जाएगा? उसके लिए कहा गया कि जिस जाति की जितनी संख्या है उस जाति के उतने काबिल लोगों को लाकर टिकट दिया जाएगा। तो पहला आधार काबिलियत है, लेकिन काबिल लोगों के समूह में ये बंटवारा कैसे होगा, उसमें जाति का, जेंडर का ध्यान रखा जाएगा कि कम से कम 40 महिलाओं को टिकट मिले, कम से कम 40 मुस्लिम साथियों को टिकट मिले, 70 अति पिछड़ा समाज के काबिल लोगों को भागीदारी दी जाए। जाति आधार नहीं है, आधार काबिलियत है, लेकिन काबिल लोगों के समूह में से अगर बंटवारा करना है तो कुछ न कुछ तो उसका ऑब्जेक्टिव आधार होना चाहिए, इसलिए उसको रखा जाएगा। सर, बिहार की राजनीतिक जमीन पे जो मौजूदा पार्टियों द्वारा जातिगत समीकरण साधा गया है, उसको आप अपने मैनिफेस्टो के तीर से कैसे जीविका दीदियों का, उसका सामना आप कैसे अपने मैनिफेस्टो से कर पाएंगे? भाई, हम तो जहाँ 2 साल पैदल चले, हमको तो कोई जीविका दीदी बहुत खुश नजर नहीं आई। सरकारी खर्चे पर सरकारी अफसरों का या सेमी गवर्नमेंट ऑफिस लोगों का एक काडर बनाकर उनसे प्रचार करना, उनसे वोट लेना, ये कोई नीतीश कुमार पहले व्यक्ति नहीं है। बहुत दलों ने, बहुत नेताओं ने ऐसा ट्राई किया है। जब जनता का मूड बदल जाए तो ये कोई काम आने वाला नहीं है। मान लीजिए कि उन्होंने विकास मित्र और टोला सेवक बनाए, अगर विकास मित्र और टोला सेवक उनसे सरकार से सैलरी पा रहे और शायद जदयू की मदद करना भी चाहे, ये अगर सच्चाई है तो ये भी तो सच्चाई है कि 50 लाख दलित महादलित परिवार को जो 3 डिसमिल जमीन मिलनी थी, उन 50 लाख लोगों में सिर्फ 2.34 मतलब 2.25 लाख लोगों को ही वो जमीन मिली है। आज 20 वर्ष के नीतीश कुमार के शासन के बाद दलित परिवारों को सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन मिली, जबकि 2006 में नीतीश कुमार ने कहा था कि हर दलित महादलित परिवार के भूमिहीन लोगों को घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन दे दिया जाएगा। तो अगर उन लोगों को जमीन नहीं मिली है तो सरकारी कर्मचारी कुछ भी कह ले, उसका असर होने वाला नहीं है। वो लोग नीतीश के खिलाफ ही वोट देंगे, चाहे वो जीविका दीदी हो या टोला सेवक हो, विकास मित्र हो या सरकार के दूसरे पदाधिकारी हो। शराबबंदी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, आपके द्वारा इस पे क्या स्टैंड है? और अगर आपका शराबबंदी को हटाने का अगर प्रक्रिया है तो क्या आपको वोट बैंक खिसकने का, महिला वोट बैंक काफी हद से जुड़े हुए हैं? जनसुराज इन चीजों को वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखता। मैंने शुरुआती दिनों में ही कहा है कि इस अभियान में मैंने एक संकल्प लिया हुआ है कि जो मुझे सही लगता है उसको बोलेंगे, चाहे उसका वोट बैंक पर पॉजिटिव असर पड़े या नेगेटिव। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये समझिए कि शराबबंदी से ज्यादा हमारा विरोध शराबबंदी के उस कानून से है जिसमें दुकान बंद है और होम डिलीवरी चालू है। शराबबंदी अगर हो तब तो उसको हटाने और रखने की बात है। बिहार में शराबबंदी नहीं है, बिहार में शराबों के दुकान बंद है, होम डिलीवरी चल रही है। और यहाँ के समाज का, यहाँ के लोगों का, बिहार सरकार का, आपका, हमारा इस गलत कानून की वजह से करीब 20,000 करोड़ रुपया का हर साल नुकसान होगा। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, ये पैसा जा रहा है अफसर और नेताओं के पास। और सबसे बड़ी बात,
जो युवा यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे, पहली बार बिहार में पिछले 2-3 साल में सूखा नशा इतने तेजी से बढ़ा है कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये कानून नहीं हटाया गया तो 2-4-5 साल में जैसे आपने उड़ता पंजाब पिक्चर देखी थी, वैसे आप उड़ता बिहार देखिएगा, क्योंकि हर गांव में लड़के सूखा नशा की ओर अग्रसर है। तो आप हटाएंगे? अरे पहले बोला 1 घंटा में, सोचेंगे नहीं। सरकार बनी 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर कूड़ादान में फेंक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। घर घर महिलाएं रोजी रोजगार कर सके, तो पलायन रोकने के लिए 3 स्टेप। पहला, पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना। दूसरा, कृषि को, मनरेगा को कृषि से जोड़ना। और तीसरी बात, महिलाओं को 4% ब्याज, सालाना ब्याज पर लोन उपलब्ध कराना। इससे पलायन रुकेगा। बच्चों के पढ़ाई के लिए मैंने बताया कि 15 साल के कम उम्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जब तक सरकारी विद्यालय का क्वालिटी न सुधरे तब तक उनको प्राइवेट में पढ़ने की सुविधा दी जाए। और बुजुर्गों के लिए कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन की व्यवस्था की जाए। मोटे तौर पर जन स्वराज के, बिहार विकास के ये 3 मूल मंत्र है: शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जिंदगी। एक बात बताइए, एक विपक्ष का आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए पुलवामा हुआ था, गिराया गया सरकार के द्वारा, जांच हो रही है, लेकिन अभी बिल के बाद जो है इससे लगातार विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक जो लोग राजनीति करते हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। हम और आप नहीं जानते हैं कि पुलवामा की सच्चाई क्या है। बहुत सारे लोग उसका दोषारोपण सरकार पर करते हैं, सरकार का अपना पक्ष है, लेकिन जब तक कोई बात प्रमाणित तौर पर जनता के बीच में न हो, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाना मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। आतंकी हमले के मामले में देश को एकजुट होना चाहिए, ये गलत है। और गलत का साथ किसी भी नजरिए से नहीं किया जा सकता है। उसका कारण चाहे कुछ भी बताया जाए। जहां तक भाजपा का सवाल है, ये लोग चाहे वो पुलवामा की बात हो या आतंकवादी का जनरल मामला हो, इसको धर्म से जोड़कर समाज में विद्वेष फैलाने की इनकी जो नीति और सोच है, उसका नुकसान है। और उसका भी विरोध उतनी ही मजबूती से होना चाहिए जितना विरोध पहले की अपीजमेंट पॉलिटिक्स का होता है। तो अगर भाजपा वाले ये कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी गलती है, उसका विरोध होना चाहिए। अच्छा, आपकी सरकार अगर बनती है तो भ्रष्टाचार पर आप क्या